इसमें बहुत सारे पॉइंट्स तो कवर हो गए हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ सरप्राइज करने की बात करूं तो मेरा ख्याल यह है कि ये सरप्राइज करने का जो सफर था ये 8 फरवरी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 8 फरवरी से शुरू हुआ था। देखिए जो इलेक्शंस हुए थे ना, 8 फरवरी के आफ्टरनून तक बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुस्लिम लीग नून एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आपको अगर याद हो तो नवाज शरीफ साहब जो तकरीर करने जा रहे थे उसमें बड़ा टाइम लिया गया था, वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उनको विनिंग स्पीच करनी है नहीं करनी है, और फिर बादल नखास्ता उनको वो तकरीर करनी पड़ी थी। तो मेरा ख्याल यह है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी और जितना लीनियंट 8 फरवरी के इलेक्शंस को लिया जा रहा था वो तो गलत साबित हुआ। लेकिन अगर हम 8 फरवरी के इलेक्शन पे बात करते हैं तो फिर हमें खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म तो पीटीआई के ऊपर भी होता है कि 3 सूबों में अगर आपके साथ धांधली हुई है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में आपके साथ धांधली क्यों नहीं हुई। तो वहां पर जिस क्राइटेरिया के तहत खैबर पख्तूनख्वा के जो उम्मीदवारान थे उन्होंने जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को हैंडल किया, जिस तरीके से उनको अपने गेम में फंसाया और फिर इलेक्ट होने के बाद जिस तरह उन्होंने अपनी एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर की, उससे ये समझना पड़ेगा कि या तो वहां पर एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी, अगर मौजूद नहीं थी तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ वहां पर खेल खेला गया उन लोगों की तरफ से जो कि जीत कर असेंबलियों में पहुंचे हैं। तो एक तो ये चीज है कि पहला सरप्राइज वहां था। उसके बाद कुछ सरप्राइजेस का आपने जिक्र किया कि खान साहब के बारे में ये दुरुस्त बात है कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो 6 महीने गुजार सकते हैं। राणा साहब ने चंद महीने पहले खुद ये कहा कि हम नहीं तवक्को करते थे कि खान साहब इतना टाइम स्टे कर सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लिए और खुद उनके लिए भी ये बेहतर है, हमारी हुकूमत के लिए भी ये बेहतर है कि वो फिलहाल जेल में ही रहें। फिर दूसरी चीज ये कि खान साहब के केसेस जिस तरीके से अपर कोर्ट से फैसले आए, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट्स हो, ये पूरा साल उन डिसीजन से भरा पड़ा है जब फैसले कुछ और डिसाइड होते थे लेकिन कोर्ट साहब की खान साहब को रिलीफ दे देती थी। अब मैं इस डिबेट में नहीं जाती कि वो रिलीफ उनको उनके लिए नरम गोशा रखने की वजह से दिया जाता था या इंसाफ के क्राइटेरिया पे दिया जाता था, क्योंकि डिबेट कहीं और चली जाएगी। लेकिन वो जब फैसले आए तो उसके बाद बहुत से सरप्राइजेस हुए। फिर हमने देखा कि हमने एक सुप्रीम कोर्ट और पूरे कानून के जो अदलिया का कवानीन है उसकी एक पूरी नई लेजिस्लेशन होती हुई देखी। वो कानून सादी सुबह के 6 बजे जो है वो पार्लियामेंट ने, सेनेट ने अप्रूव कर दी और वो नाफिजुल अमल भी हो गई। लेकिन तो अगर मैं इसको वापस लाऊं सना, सरप्राइज की बड़ी वजह खान साहब थे। ठीक है, अगर मैं इसी आर्गुमेंट को वापस लाऊं तो आपके ख्याल में एक्चुअली फिर इमरान खान साहब ने सरप्राइज किया फिर गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को? देखिए हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस हद तक सरप्राइज किया कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरा देंगे या उनको घुटनों के बल ले आएंगे, वो एक्सपेक्टेशंस किसी हद तक गलत साबित हुई। लेकिन इसमें ये जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही वो इंतहाई गलत रही। जो फैसले जिस तरीके से किए गए, जब लीडरशिप की जो डिसीजन मेकिंग थी वो जिस तरीके से एग्जीक्यूट हुई, मेरा ख्याल है कि उसमें गलतियां की गई और अगर वो गलतियां ना की जाती तो शायद उनकी पोजीशन आज ज्यादा बेहतर होती, मजबूत तरीन अपोजिशन में कंसीडर होती। सना फिर उसके बाद देखें ना, अब दूसरा जो मैं पहले जो आमिर साहब से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा था कि जब आप एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र हैं तो फैज़ अमीन साहब का जिक्र कैसे ना, और फैज़ अमीन साहब का ट्रायल बिल्कुल अब यानी कि यही सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन में उससे जो भी नतीजा आना है या जो भी जजमेंट आनी है वो आ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जो कनेक्शन जोड़ा गया है पीटीआई के साथ, वो जब उन पर फर्द जुर्म आयद हुई थी, सनाब को याद होगा, तो ये जो भी हम बात करें इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से और जिस तरह गरीदा कह रही थी उनको नहीं लग रहा कि होगा, अगर फैज़ अमीन साहब को वाकई में उस तरह की सज़ा हो जाती है जो जिसके हवाले से बातें हो रही हैं और फिर उसके जो लिंकेजेस हैं वो May 9 से मिलते हैं, तो फिर कितना इम्कान आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब भी फिर मिलिट्री ट्रायल्स के तहत आ जाएंगे? और अगर वो हो गया तो फिर तो रिहाई वाला मामला ही जो है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही पीछे चला जाएगा। देखिए मेरा ख्याल है कि पहले तो खान साहब की रिहाई के बारे में एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल हवा में मौजूद है और उसके ऊपर सही प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। लेकिन अगर पॉलिटिकल सिनेरियो को मद्देनजर रखें तो खान साहब का बाहर आना कम से कम इस हुकूमत की स्टेबिलिटी के लिए आपको मुमकिन नजर नहीं आता है। अगर इस हुकूमत को आपने इस्तेहकाम बख्शना है और 5 साल पूरे करवाने हैं तो खान साहब का जेल के अंदर रहना बहुत जरूरी है। एक तो ये रियलिटी है। दूसरी बात, अगर आपने फैज़ अमीन साहब के बारे में जो बात की है, देखिए ये एक टेस्ट केस है, खुद स्टैब्लिशमेंट के लिए एक टेस्ट केस है। और उन्होंने जब, आपको याद होगा जो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी DGI-SPR की इस हवाले से खास तौर पर, तो उसमें बारहा उन्होंने कहा था कि हमारा अपना एक एहतसाब का अमल है और ये एहतसाब का अमल होगा। और फैज़ अमीन साहब से पहले कई फौजियों का एहतसाब शुरू कर चुके थे। लेकिन अब इसमें 2 चीजें हैं, क्या फैज़ अमीन साहब खान साहब का नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं। देखें, अगर तो वो नाम नहीं लेते और तमाम अपने जो सबूत हैं उससे वो डिनाई करते हैं तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो ये कह देते हैं कि मैंने खान साहब के लिए ये किया या खान साहब के कहने पर ये किया, तो वो सारा मलबा खान साहब के कंधों पर डाल देंगे।
لیکن ہمیں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو 85 لوگ جن کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں ان کے لیے 12 DGISPR یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کو ڈیو پروسیس کو فالو کر کے سزائیں دی گئی ہیں اور ان کے بعد مختلف سٹیجز کے اوپر ان کے پاس مختلف پلیٹ فارمز موجود ہیں جس پر جا کر اپنی سزا کے خلاف یہ اپیل کر سکتے ہیں. دیکھیں میں اس میں صرف ایک چیز, چاہے ہم اس کو مفروضہ ہی کہیں لیکن اس پر بات کرنا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب کو بھی تو سزا ہوئی تھی, 12 سزا ہوئی تھی, لیکن ہر بار سزاؤں کے بعد نواز شریف صاحب چلے جاتے تھے. اب اس میں لوگ یہ جواز پیش کریں گے کہ کیونکہ ان لوگوں نے یا نواز شریف صاحب نے 9 مئی جیسا واقعہ نہیں کیا تھا تو اس لیے نواز شریف صاحب کو ہر دفعہ سعودی عرب یا UK بھیج دیا جاتا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے کیونکہ 9 مئی کا واقعہ کیا ہے تو اس لیے ان کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. میں کہوں گی پاکستان جو ہے اس کے بارے میں کبھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں پولیٹکس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومتیں ہیں, ویسے تو حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. اگر موقع محل کے لحاظ سے خان صاحب کے اسکیپ کا کوئی راستہ بنتا ہے جو پچھلے 1.5 سال میں چند ایک مرتبہ ہلکی سی کوشش کی گئی, ابھی یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے رومرز اڑ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے اگر وہ خاموش رہ لیں, تو پہلے تو یہ ایک سوال ہے نا کہ خان صاحب کو خاموش رکھا کیسے جائے گا. یہ ان کی پارٹی کے اندر بھی مسائل موجود ہیں کہ خان صاحب کا اس وقت جیل کے اندر رہنا پارٹی کے لیے بھی بہت بہتر ہے. بالکل, آپ کا تو آئی تھنک اگر فیض حمید صاحب, آپ کا کور آرگیومنٹ میرے خیال یہی ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ گئے تو پھر اس حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا, اس لیے ہم جو مرضی کمبینیشن دیکھ لیں اس میں ان کی رہائی جو ہے وہ انلیس یہ کہ وہ بالکل مکمل طور پر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں اس سسٹم کو کے لیے بالکل خطرہ نہیں بنوں گا, جو بھی میرے خیال میں یعنی کہ امپاسبل سی بات ہے نوئنگ خان صاحب, یہ تو میرے خیال ہے ناممکن سی بات ہے کہ وہ کہیں گے اچھا جی میں آج باہر آ جاتا ہوں اور میں اگلے 2-3 سال خاموشی سے بیٹھا رہوں گا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے.